वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक गुणों को पढ़ रहे थे हम लोग। अभी क्या करेंगे, हम लोग वर्ग 16 के तत्वों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। और वर्ग 16 के तत्वों के रासायनिक गुण का मतलब उनकी अभिक्रियाएं और उनकी अभिक्रियाओं से बनने वाले जो यौगिक हैं उनके गुणों से रिलेटेड भी अपने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके गुणों को पढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कहता वर्ग 16 के तत्वों के रासायनिक गुण, तो मैं सबसे पहले अभिक्रिया लिखता हूँ। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। पहले तो जानकारी के लिए हम इस बात को लिख लें कि वर्ग 16 में से कौन कौन से तत्व उपस्थित रहे। तो भैया वर्ग 16 में पहला तत्व था ऑक्सीजन, दूसरा तत्व सल्फर, सेलेनियम, बेटा टेल्यूरियम और सबसे लास्ट में आता था पोलोनियम। हालांकि क्योंकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कुछ गुण ऐसे भी रखेंगे हम लोग जिनमें से पोलोनियम को नहीं पढ़ेंगे। पूछता है पोलोनियम के गुणों को आपने क्यों नहीं पढ़ा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि पोलोनियम नाभिकीय अभिक्रियाएं भी करता है और हम लोगों को केवल कौन से पदार्थों की जरूरत पड़ती है, रासायनिक अभिक्रियाओं की। क्योंकि क्या है कि अपने कोर्स में तो अधिकांश अभिक्रियाएं, अधिकांश क्या लगभग सभी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं। पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए कुछ गुण रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम के थ्रू पढ़ेंगे, बाकी ज्यादातर गुणों में रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम को सम्मिलित ही नहीं करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि हाइड्रोजन अगर वर्ग 16 के तत्वों से अभिक्रिया कर लेता है तो किस प्रकार के यौगिकों को निर्मित करता है। देखो वर्ग 16 के तत्वों में से अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले, आप सभी जानते हो इस बात को कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा H2O। अगर हाइड्रोजन सल्फर से अभिक्रिया कर लेगा तो बनाकर तैयार करेगा H2S। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ जुड़े। जब हाइड्रोजन ने सल्फर से अभिक्रिया की, हाइड्रोजन के दो परमाणु सल्फर के एक परमाणु से जुड़े। तो बाकी पर भी अभिक्रिया का क्रम यही रहना है। फिर अगर हम सेलेनियम से कराएंगे तो H2Se बनेगा, अगर हम टेल्यूरियम से कराएंगे तो H2Te बनेगा, अगर हम पोलोनियम से कराएंगे तो बनेगा H2PO। मतलब सब में से ही अभिक्रिया का तकरीबन जो तरीका है वो सेम रहने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हाइड्रोजन से आप क्रिया करवाते हो ऐसे तत्वों की, आदि यौगिक बनते हैं। इस प्रकार के यौगिक बनकर तैयार होते हैं, आदि यौगिक बनते हैं। थोड़ा सा इन पर नाम को देख लेते हैं। हालांकि आपसे नाम से कोई मतलब है नहीं, आएगा नहीं नाम पढ़ने के लिए। बेटा ये जल है, या इसको हाइड्रोजन का ऑक्साइड भी कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। और फिर बेटा देखो इनके नाम थोड़ा सा अलग हैं। सेलेनियम का हाइड्राइड है ये, सेलेनियम हाइड्राइड, ये टेल्यूरियम का हाइड्राइड है, और ये बेटा पोलोनियम का हाइड्राइड है। इन सभी जगहों पर एक बात को और याद रखेंगे, सारे के सारे एलिमेंट अभिक्रिया करके हाइड्रोजन से इस प्रकार के यौगिक तो बनाते ही हैं। जबकि एक और चीज यहां ध्यान देंगे, परंतु ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करते हुए, हाइड्रोजन से क्रिया करते हुए एक प्रकार का और यौगिक बनाता है बेटा, H2O2 का निर्माण करता है। तो इस बात को और भी ध्यान रखें, निर्माण करता है। क्या बात याद रखेंगे कि बाकी सारे के तत्व तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की बारी आती है, हाइड्रोजन एक और यौगिक बनाता है ऑक्सीजन के साथ, जिसका नाम है H2O2। या बेटा इसको हिंदी में अगर इसका नाम पढ़े तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। तो इसका नाम याद रख लेना। तो हाइड्रोजन पराक्साइड यौगिकों का निर्माण करता है। अच्छा, H2O2 टाइप का बाकी परिवार का कोई भी तत्व इस टाइप का यौगिक नहीं बना सकता। जैसे कोई ये भी सोचे कि जैसे H2O2 बनाया है वैसे H2S2 बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा। वैसे जैसे H2O2 बनाया है वैसे H2Se2 बन जाएगा, नहीं बनेगा। और कोई भी तत्व इस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण नहीं कर पाएगा।
केवल और केवल अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ही इस प्रकार के कंपाउंड को बना सकता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे, देखो क्या इन सब में बात करेंगे वाष्पशीलता का, वाष्पशीलता का क्रम। अच्छा बेटा ये सारे क्रम बहुत तैयार रखना, हम तुमको देखो कारण सही बता देंगे वाष्पशीलता का क्रम, लेकिन आप भी इसको याद रखना। वाष्पशीलता के क्रम का मतलब है अगर हमें यही सारे के सारे पदार्थ दे दिए जाए, देखो मैं लिखे लेता हूं H2O, H2S, H2SE, H2TE और लास्ट में बेटा एक पदार्थ और लिख देते हैं H2PO। कहता अगर आपको ये सारे के सारे तत्व दे दिए जाएं तो आप इस बात को कैसे पहचानोगे कि इन पदार्थों में से सबसे ज्यादा वाष्पशील पदार्थ कौन सा है। सबसे ज्यादा वाष्पशील का मतलब अगर आप इनको गर्म करोगे तो सबसे कम ताप पर कौन सा पदार्थ वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। अच्छा वाष्प के रूप में बदलने लगेगा कौन सा पदार्थ, अगर इस बात की गणना कभी आए, इसको ध्यान रखना हमेशा कि जिस भी पदार्थ का आकार होता है छोटा, वो पदार्थ अपनी सतह के थ्रू वांडर वाल्स फोर्स लगाता है कम, और जो भी पदार्थ होता है बड़े आकार का उसकी सतह का क्षेत्रफल होता है बहुत अधिक। तो जिस भी पदार्थ की सतह का क्षेत्रफल ज्यादा अधिक होगा वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, और जब वो ज्यादा वांडर वाल्स फोर्स लगा सकता है, आप चाहे वांडर वाल्स आबंध कह दो, चाहे वांडर वाल्स बॉन्ड कह दो, चाहे वांडर वाल्स बंद कह दो, और चाहे उसी को कह सकते हो वांडर वाल्स बल या फोर्स। तो जो परमाणु का या जिस अणु का आकार बड़ा होगा वो ज्यादा से ज्यादा वांडर वाल्स फोर्स लगाएगा, उसके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, और जो बेटा अणु आकार में छोटा होगा उसकी सतह का क्षेत्रफल कम होने की वजह से वो वांडर वाल्स फोर्स भी बहुत कम लगा पाएगा। और जो वांडर वाल्स फोर्स कम लगा पाएगा, ध्यान देने वाली बात है, पदार्थ वाष्प के रूप में बदलता कब है। देखो मैं यहां पर बना के दिखाता हूं एक चीज चित्र, इस फिगर को अगर समझ गए तो आसानी से जान जाओगे। देखो क्या है बेटा, ये बहुत सारे द्रव के अणु हैं, देखो ये सारे के सारे द्रव के अणु यहां पर भरे पड़े हैं। अब हमें इसी द्रव को काहे के रूप में बदलना है, वाष्प के रूप में। अब देखो वाष्प के रूप में बदलने की बात करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, गर्म, किसी एक पार्टिकल को देखेंगे, इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे, हमने इस मॉलिक्यूल को बदलना चाहा है वाष्प के रूप में। अब देखो बेटा अगर ये वाष्प कम, ये मॉलिक्यूल अगर साइज में छोटा होगा तो ये अपने चारों ओर के अणुओं से कम बल लगा पाएगा। भाई इसकी सतह है छोटी, छोटी सतह पर वो अपने चारों ओर के अणुओं से कम पकड़ रख पाता है, और जब चारों ओर के अणुओं से पकड़ रखता है कम, आप जैसे ही गर्म करते हो कम पकड़ होने की वजह से इसको आसानी से गर्म करके वाष्प के रूप में बदला जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है अगर यही मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होता, कुछ इस प्रकार का होता, सोचो तो इसकी चारों ओर से पकड़ कैसी होती, ज्यादा, और पकड़ स्ट्रांग होने की वजह से चारों ओर के अणु इसको आसानी से तेजी से मजबूती से पकड़ के रखते, और जब मजबूती से पकड़ के रखते तो हम इसको गर्म करते तो हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ते। तब ये जब सारे बॉन्ड तोड़ देता अपने चारों ओर के, ये वाष्प के रूप में तब बदलता। बड़े आकार का अणु ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, और ज्यादा बॉन्ड बनाने की वजह से अगर हम इसको वाष्प में बदलना चाहते हैं हम इसको गर्म भी ज्यादा करेंगे, और जब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब ये वाष्प के रूप में बदलेगा। लेकिन छोटे आकार का अणु थोड़ा सा ही गर्म करने पर शीघ्रता से वाष्प बनाने लगता है, जल्दी से वाष्प बनाने लगता है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्योंकि पोलोनियम का आकार सबसे बड़ा होता है। देखो हाइड्रोजन तो सब में, तो हाइड्रोजन का आकार तो मायने ही नहीं रखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कंपेयर करोगे सभी ने हाइड्रोजन रखा है अपने पास, तो क्योंकि पोलोनियम का आकार बड़ा है, ज्यादा फोर्स लगाएगा, और जब ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इसे गर्म करने पर यह जल्दी से वाष्प नहीं बनाएगा, तो इसकी वाष्पशीलता होती है सबसे कम। टेल्यूरियम का आकार छोटा है, जल्दी से वाष्प बनाएगा, उससे आकार तो सेलेनियम का छोटा है तो और भी ज्यादा वाष्प बनाएगा, और सेलेनियम से आकार छोटा है किसका, सल्फर का, ये तो और भी ज्यादा वाष्प बनाएगा। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में एक और बात आ रही होगी, सर जी उससे भी तो आकार तो ऑक्सीजन का छोटा है, तो कायदे से तो ऑक्सीजन को और भी जल्दी से वाष्प बना लेना चाहिए, लेकिन नहीं, H2O जो है वो शीघ्रता से वाष्प नहीं बनाता है,
तो ज्यादा वाष्प कौन बनाता है? H2S, उससे भी कम बनाता है H2O। कायदे से देखो बच्चों के दिमाग में जो चीज आ रही है उसके हिसाब तो ये फिगर बनना चाहिए कि H2O में से O का आकार तो सबसे छोटा है, ये तो सबसे कम फोर्स लगाएगा, और सबसे कम फोर्स बनाएगा तो जल्दी से टूटेंगे, वाष्प ज्यादा बनाएगा। लेकिन बेटा ये थोड़ा सा सही नहीं है, H2O भी कम वाष्प बनाता है। कोई पूछता आखिर H2O ऐसा कम वाष्प क्यों बनाता है? तो बेटा बताओ, क्योंकि H2O के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और उस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वान डर वाल्स फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है, और वान डर वाल्स फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और उसका साइज जरूर छोटा था लेकिन बॉन्ड स्ट्रांग बनाया इसने, इसलिए ये बॉन्ड शीघ्रता से नहीं टूटेगा, और जब टूटेगा नहीं तो पदार्थ वाष्प के रूप में बदलेगा भी नहीं। तो इसका जो वाष्पशीलता है वो थोड़ी सी कम है। इन सब में से अगर देखा जाए हाइड्रोजन सल्फाइड की वाष्पशीलता सबसे ज्यादा है, तो इस क्रम को तैयार रखेंगे। अगला क्रम है, कहता है क्वथनांक। और बेटा क्वथनांक अगर क्रम मांग लेता है तो मैं इस बात को जानता हूं, जो पदार्थ ज्यादा वाष्पशील है उसका क्वथनांक कम होता है। अब सोचो अगर क्वथनांक कम होगा तभी तो शीघ्रता से वाष्प बनाएगा, और जिस पदार्थ का क्वथनांक ज्यादा है, तो क्वथनांक ज्यादा होने का मतलब है वो जल्दी से उबलने वाला नहीं, तो वो वाष्प भी तो नहीं बनाएगा। तो जिस पदार्थ की वाष्पशीलता ज्यादा, क्वथनांक कम, जिसका क्वथनांक ज्यादा, वाष्पशीलता कम। देखो मैं एक लाइन यहां लिखे देता हूं, क्या लिखे देता हूं, इसको हमेशा के लिए तैयार कर लेना। क्वथनांक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाष्पशीलता। इसको हमेशा तैयार रखना, वाष्पशीलता ज्यादा है तो फिर क्वथनांक कम हो जाएगा, और वाष्पशीलता कम होगा तो उस पदार्थ का क्वथनांक कैसा रहेगा? ज्यादा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पदार्थों को लिख देते हैं, H2O, H2S, H2SE, H2TE, और लास्ट में बेटा लिखे देते हैं H2PO। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्योंकि इस पदार्थ का वाष्पशीलता सबसे कम थी, बेटा इसका क्वथनांक सबसे कैसा रहेगा? ज्यादा। अच्छा इसका क्वथनांक और भी कम, इससे क्वथनांक रहेगा H2SE का कम, H2SE से भी क्वथनांक किसका रहेगा कम? H2S का। लेकिन एक जगह और याद रखना, जब इन दो अणुओं की बात हुई थी तो आपने कहा था H2S का वाष्पशीलता ज्यादा है H2O से, तो भैया यहां क्रम उल्टा हो जाएगा, यहां क्रम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि H2O का क्वथनांक ज्यादा होगा H2S से। तो क्वथनांक का क्रम वाष्पशीलता के क्रम से जस्ट अपोजिट चलता है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना। अगर आपको वाष्पशीलता आ जाए, क्वथनांक के क्रम को जबरदस्ती याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस क्वथनांक का क्रम अपोजिट कर दीजिए वाष्पशीलता के हिसाब से। ग्रेटर देन को लेस देन बना दीजिए, और लेस देन को बना दीजिए ग्रेटर देन, इससे ज्यादा आपको वर्क करने नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं ऊष्मीय स्थायित्व पर। अच्छा ऊष्मीय स्थायित्व मैं बताता हूं आपको, इससे आप आसानी से ऊष्मीय स्थायित्व को समझ पाओगे। देखो इसको हटा लेते हैं, ऊष्मीय स्थायित्व की बात करते हैं, शायद आपकी बात कुछ समझ में आ जाए ऊष्मीय स्थायित्व कैसा होता है। ऊष्मीय स्थायित्व का मतलब है हमारे पास एक पदार्थ AB है, हमें AB नाम के पदार्थ को क्या करना है? गर्म, और तब तक आपको इस पदार्थ को गर्म करते रहना है जब तक कि गर्म करने पर पदार्थ A और B के भागों में अलग अलग ना टूट जाए। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अगर हम AB को कम गर्म करेंगे, अर्थात थोड़ा सा ही गर्म करने पर AB अपने अवयवों में टूट जाता है, तो क्योंकि हमको कम गर्म करना पड़ा, हम कहेंगे इसका ऊष्मीय स्थायित्व तो कम है। अगर आपको A और B को अलग अलग अवयवों में तोड़ने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा गर्म करना पड़ा, तो अगर ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तो आप ये कहोगे कि भैया इसका ऊष्मीय स्थायित्व तो कैसा था? अत्यधिक था। जो जितनी जल्दी अवयवों में टूट जाएगा ऊष्मीय स्थायित्व उतना ही कम, और जो जितनी आसानी से अपने अवयवों में नहीं टूटता
उसका ऊष्मीय स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा। एक और बात ध्यान से देखो, अब यही बात तो ऊष्मीय स्थायित्व को बढ़ावा देगी, और ये बात समझ गया, ऊष्मीय स्थायित्व क्रम तो अपने आप लिखा होगे। अगर दो परमाणु छोटे आकार के हैं और अब दो परमाणु कैसे आकार के हैं, बड़े, तो भैया बड़े आकार का परमाणु बना लेने दो हमको। अच्छा, छोटे आकार के परमाणु बनाएंगे छोटा बॉन्ड, बड़े आकार के परमाणु बनाएंगे बड़ा बॉन्ड। भैया अगर परमाणु के आकार छोटे हैं तो बॉन्ड भी उसके कैसे रहेंगे, छोटे। अगर बड़े आकार के परमाणु हैं तो उसके बॉन्ड भी कैसे रहने वाले हैं, बड़े। और अब आप इस बात को समझ लो कि अगर बॉन्ड छोटे हैं तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है तो वो अवयवों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देता है। और जब दो परमाणु के आकार होते हैं बड़े तो बॉन्ड की लेंथ हो जाती है ज्यादा, और बॉन्ड की लेंथ जब ज्यादा हो जाती है तो फिर उन दोनों के बीच का आकर्षण बल हो जाता है कमजोर। तो एक बात याद रखना है, छोटा बॉन्ड कैसा होता है, मजबूत, और बड़ा बॉन्ड होता है कैसा, कमजोर। और ये वाली बात बताने लायक थोड़ी है कि मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तभी अपने अवयवों में टूटेगा, इसको अधिक टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, कम ही टेम्परेचर दे दोगे क्योंकि बॉन्ड कमजोर है, अपने अवयवों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब आ जाते हैं स्थायित्व के क्रम में। देखो स्थायित्व के क्रम की बात करते ही पोलोनियम को छोड़ देंगे। अब पहले हम अवयवों को लिखें H2O, फिर लिखें H2S, फिर लिखें H2SE, और बेटा लास्ट में लिखें H2TE। अब अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे इन सारे अवयवों के ऊष्मीय स्थायित्व में, बेटा अच्छा टेल्यूरियम का आकार इसमें से सबसे बड़ा है। अगर टेल्यूरियम का आकार बड़ा होगा तो बॉन्ड भी कैसे बनाएगा, बड़े, और बड़े बॉन्ड होते हैं कमजोर। अगर कमजोर होंगे तो ये बॉन्ड शीघ्रता से टूट जाएगा और एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो इसका ऊष्मीय स्थायित्व तो है सबसे कम। H2Se और H2S में आ जाओ। सेलेनियम का आकार सल्फर की अपेक्षा बड़ा है तो सेलेनियम भी बनाएगा बड़े बॉन्ड, और बड़े बॉन्ड होते हैं कमजोर जो जल्दी से टूट जाएंगे। अब बेटा इन दोनों में देखा जाए तो ऑक्सीजन का आकार तो सल्फर से भी छोटा है, इसका मतलब ऑक्सीजन बनाएगा बहुत मजबूत बॉन्ड, और जब मजबूत बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से टूटकर अलग नहीं होंगे, इसलिए सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा H2O का। तो स्थायित्व का क्रम जल सबसे ज्यादा स्थायी है, H2S का ऊष्मीय स्थायित्व थोड़ा सा कम, H2Se का और भी कम, H2TE का ऊष्मीय स्थायित्व सबसे कम। देखो ऊष्मीय स्थायित्व की बात एक बार दोबारा से याद कर लेना, अवयवों को अलग करना है दोनों को, और दोनों को अवयवों को अलग करने में सबसे ज्यादा एनर्जी तब लगेगी जब बॉन्ड कैसा होगा, छोटा, क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे छोटा था। क्यों, ऑक्सीजन का एटम का साइज सबसे छोटा है, तो छोटा बॉन्ड मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो इसे जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसका ऊष्मीय स्थायित्व तो सबसे ज्यादा है। ये हाइड्रोजन को अपने पास से कभी जल्दी से निकलने नहीं देगा, और ये हाइड्रोजन को तुरंत अपने पास से निकलने देगा क्योंकि इसका बॉन्ड कैसा है, कमजोर है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ऊष्मीय स्थायित्व को तो पढ़ ही चुके, एक और चीज को पढ़ते हैं, अम्लीय क्षमता या अम्लीय प्रवृत्ति। अच्छा, अब इन्हीं पदार्थों की अम्लीय प्रवृत्ति पढ़नी है तो एक बार मैं सभी पदार्थों को लिख लेता हूं। H2O, H2S, H2Se और लास्ट में H2TE। अच्छा, अम्लीय प्रवृत्ति को भी ध्यान से देखते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति होती क्या है, देखो मेरे पास एक अम्ल था HCl, हटाओ इसको, तीर का निशान एक बनाओ, केवल अभी समझना है कौन सा, हमको बिल्कुल अभिक्रिया को लिख कर आ जाना है। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घोले जाने पर या किसी विशेष परिस्थिति पर अपने पास से हाइड्रोजन को तोड़कर तुरंत अलग कर देता है आयन के रूप में। भैया अम्ल में क्या होता था, आप इसको जैसे ही जल में घोलते थे H+ अलग हो जाता था और Cl अलग। कुल मिला के मैं क्या सोचता हूं, H और Cl जितनी जल्दी टूट जाएंगे, जितनी आसानी से टूट जाएंगे,
जितनी सुगमता से टूट जाएंगे उसका अम्लीय नेचर उतना ही ज्यादा। अम्लीय नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि अम्ल अपने पास से हाइड्रोजन को कितनी जल्दी अलग कर देता है। जो अम्ल हाइड्रोजन को अपने पास से शीघ्रता से अलग कर सकता है उसका अम्लीय नेचर ज्यादा है, लेकिन वह अम्ल जो अपने पास से हाइड्रोजन को शीघ्रता से अलग नहीं कर सकता उसका अम्लीय नेचर कम है। HCl में से होता क्या है, Cl ने हाइड्रोजन को तुरंत हटा दिया अपने पास से। देखो Cl अलग हाइड्रोजन अलग, अर्थात Cl ने हाइड्रोजन के बॉन्ड को तुरंत तोड़ दिया और शीघ्रता से बॉन्ड तोड़ते हुए हाइड्रोजन को अलग कर दिया, इसका अम्लीय नेचर उतना ही ज्यादा। अच्छा, उस अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन को तोड़ेगा जरूर, अलग करेगा जरूर, लेकिन शीघ्रता से जब हाइड्रोजन को नहीं तोड़ पाएगा या आसानी से नहीं तोड़ पाएगा, हम उसको कहेंगे वो भैया वो अच्छा अम्ल नहीं है। आ जाओ भैया इनके क्रम में, क्या कहते हैं, Te का परमाणु का आकार सबसे बड़ा है तो Te बॉन्ड भी बड़े बनाएगा। अगर Te बॉन्ड बड़े बनाएगा तो वो बड़े बॉन्ड कैसे होते हैं, अगर बॉन्ड कमजोर होता है तो वो जल्दी से तोड़कर हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अलग। अगर हाइड्रोजन को तोड़कर सबसे जल्दी से अलग कर देगा कौन, Te। इसका मतलब TeH2 का जो अम्लीय नेचर है वो सबसे कैसा है, ज्यादा, क्योंकि जितनी जल्दी तोड़ेगा अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज्यादा है। अच्छा, उससे कम तोड़ेगा H2AC, उससे भी कम तोड़ेगा H2S और सबसे कम तोड़ पाएगा H2O। जानते हो क्यों को तोड़ पाएगा, ऑक्सीजन का आकार छोटा है और ऑक्सीजन का आकार छोटा है तो बॉन्ड छोटा बनाएगा जो कैसा होगा, मजबूत। और जब बॉन्ड मजबूत हो गया तो क्या ये हाइड्रोजन को तोड़कर अलग कर पाएगा, जल्दी से हाइड्रोजन को तोड़कर अलग ही नहीं करेगा। और जब अलग ही नहीं कर पाएगा तो भैया इसकी अम्लीय प्रकृति भी नहीं होगी या अम्लीय प्रकृति सबसे कम होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपना याद रखना। लास्ट में एक और गुण लिखते हैं, अपचायक गुण। अब बेटा अपचायक गुण में आ जाते तो पहले एक काम मैं करता हूं, पहले तो सारी चीजें लिख देते हैं। H2O, H2S, H2SE और लास्ट में H2TE। अच्छा, अपचयन या अपचायक गुण होता क्या, मैं देखो इधर बताता हूं। इसको तो यार लिखा रहने देंगे, ये मजबूत वाली बात लिखी रहेगी, क्योंकि क्या है कि बच्चे को जब भूल जाता है तो वो मजबूत और कमजोर देख लेता है, फिर उसका दिमाग थोड़ा सा पुरानी बातों पर काम करता है और फिर रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो अब अपचायक की बात करते हैं, इसको देखो हम इसको समझाते हैं। वैसे अपचायक होता क्या है, वो पदार्थ सबसे अच्छा अपचायक है जो अपना हाइड्रोजन निकाल के तुरंत दूसरे को दे दे, और जैसे ही दूसरे को दे देगा उस दूसरे पदार्थ का हो जाएगा अपचयन, और अपचयन होते ही कहलाएगा कि ये पदार्थ कैसा है, अपचायक। अपचायक की एक ये विशेषता होती है। वैसे तो अपचायक की विशेषताएं दो होती हैं यार, नॉर्मली अगर सही ढंग से पढ़ने जाएं तो अपचायक की दो विशेषता मैंने एक ही बताई है जो यहां अप्लाई होगी। अपचायक वो पदार्थ जो अपना हाइड्रोजन निकाल के तुरंत दूसरे को दे दे, वो अच्छा अपचायक। और अच्छा अपचायक वो भी जो दूसरे से ऑक्सीजन तुरंत खींच ले, वो अच्छा अपचायक। लेकिन क्या है कि अभी ऑक्सीजन का कोई तो बात ही नहीं आया है यहाँ। अब क्योंकि ऑक्सीजन की कोई भी बात बेटा यहाँ नहीं आई है, हम अभी उस बात को जबरदस्ती लाने वाले भी नहीं, हालांकि कुछ देर बाद आएगी वो वाली बात भी, लेकिन अभी के लिए इस बात को ध्यान देते हैं। अच्छा अपचायक पदार्थ वो जो हाइड्रोजन को तुरंत अलग करके दूसरे के साथ रख दे। अगर देखो ऐसा कुछ है, ये ए है, इसके पास O है, इसने अभिक्रिया कर ली किससे, B से। अब जैसे ही O ने B से अभिक्रिया की, A ने अपना ऑक्सीजन तुरंत निकाल के B को दे दिया। अब देखो A अपना ऑक्सीजन निकाल के, सॉरी गलत हो रहा, हाइड्रोजन पर विशेषता बतानी थी। A अपना हाइड्रोजन तुरंत निकाल के B को दे देगा। A जितनी जल्दी हाइड्रोजन B को दे देगा, भैया हम ये कहेंगे कि A की अपचायक क्षमता उतनी ही कैसी है, ज्यादा। तो कुल मिला के हाइड्रोजन को अपने से तोड़कर दूसरे पर चिपका देना कहलाता है अपचायक क्षमता। अच्छा, अब इसमें से देखते हैं हाइड्रोजन कौन सा ज्यादा जल्दी से पदार्थ अपने से तोड़ सकता है। तो बेटा यहां पर बात करेंगे H2T। देखो हाइड्रोजन सबके लिए सेम है, आकार किस पर डिपेंड करेगा, Te पर। टेलुरियम का आकार सबसे बड़ा होता है, टेलुरियम का आकार सबसे बड़ा तो बेटा बॉन्ड सबसे बड़ा बनेगा, और ये बॉन्ड कैसा होगा, और कमजोर होगा तो ये हाइड्रोजन को तोड़कर दूसरे को चिपका देगा जाके।
इसका मतलब जल्दी से हाइड्रोजन को तोड़ के चिपकाएगा, इसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा। अरे भैया इसकी अपचायक क्षमता ज्यादा तो आकार थोड़ा सा घट गया ना, तो इसकी अपचायक क्षमता भी घट गई। और सबसे कम अपचायक क्षमता जानते हो किसकी है? H2O की, क्योंकि H2O के बॉन्ड होते हैं बहुत छोटे, और बॉन्ड जब छोटे होते हैं तो ये बॉन्ड होते हैं मजबूत, और मजबूत बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन को निकालना अपने आप में कैसा है? कठिन। और क्योंकि मजबूत बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएगा, भैया इस पदार्थ की अपचायक क्षमता सबसे कैसी हो जाएगी? कम। तो बेटा इतने प्रकार के अरेंजमेंट पूछे जाते हैं, और इन अरेंजमेंट को ऐसे फालतू में निकाल के ना जाना। रीजन है कि जितने अरेंजमेंट है ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन आता रहता है, जैसे कभी आ सकता है कि आपको ये कंपोनेंट दे दिए गए, लिख दिए गए उल्टे सीधे क्रम में। अब आपसे कहता है इनमें से उसमें स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम लिखो, तो भैया उसमें स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम को बताओ। या आपको दो पदार्थ दे दिए गए, बोलता है H2O और H2S में से किस पदार्थ की अम्लीय प्रकृति अधिक है और किस पदार्थ की अम्लीय प्रकृति कम है, तो आपको वो लिखने के लिए आ गया। तो इस प्रकार से बेटा हर एक नंबर अपने आप में हर एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रखना, जल्दी से नोट करो। अभी तो बहुत सारे गुण रह जाते हैं इसके, तो जल्दी से फिर उनको पढ़ें। अच्छा, ये वाली बात मिटाई नहीं जाएगी, ये बात लास्ट तक चलेगी। छोटा बॉन्ड मजबूत होता है और बड़ा बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है, जल्दी से टूट जाता है। चलो भैया अगले नंबर पर आ जाते हैं। कहते हैं वर्ग 16 के तत्व अगर ऑक्सीजन से विक्रिया करेंगे तो क्या होगा? भैया वर्ग 16 का तत्व अगर ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा इस टाइप के कंपाउंड बनेंगे। कौन से टाइप के कंपाउंड बनेंगे? एक तो सबसे पहले EO2 टाइप का यौगिक बनेगा। अब कहोगे सर जी EO2 क्या है? भैया ई की जगह मतलब है एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट? सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और अच्छा एक बात कहोगे सर जी ऑक्सीजन का क्यों नहीं बताया? अरे यार अभिक्रिया भी तो ऑक्सीजन से ही करवा रहे हो, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की करवा दोगे क्या अभिक्रिया? अभिक्रिया किससे करवानी? सल्फर की ऑक्सीजन से, सेलेनियम की ऑक्सीजन से, टेल्यूरियम की ऑक्सीजन से, इनकी अभिक्रिया करवाना। अरे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से करवा कर चले आओगे क्या? तो EO2 तथा EO3 प्रकार के यौगिक बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए आखिर कौन कौन से टाइप के यौगिक बनते हैं अगर आप ऑक्सीजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन परिवार के तत्वों से करवा देते हो। अगर किसी बच्चे को अभी भी ना समझ में आया हो कि EO2 का मतलब है, तो भैया E की जगह पर S को रख लेना। यहां E की जगह पर S को रखोगे SO3, तो देखो ऐसा बन के तैयार हुआ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर इसी जगह पर भैया सल्फर की जगह पर सेलेनियम रख दोगे तो सेलेनियम का डाइऑक्साइड बनेगा, और सेलेनियम का कौन सा ऑक्साइड बन सकता है? ट्राइऑक्साइड। तो सबसे पहले अगर बेटा हम इन पदार्थों के क्रम को पढ़ने की कोशिश करें तो इन पदार्थों में सबसे पहला क्रम देखो कहता है अपचायक गुण। अपचायक गुण को पढ़ेंगे। आखिर अपचायक क्षमता इनमें से किसकी ज्यादा है? तो भैया हम पहले डाई ऑक्साइडों को लिखते हैं। डाई ऑक्साइड का मतलब जानते हो? जिसमें ऑक्सीजन 2 हैं। तो देखो एक बार सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन, एक बार सेलेनियम के साथ 2 ऑक्सीजन, और एक बार और बेटा लिखेंगे टेल्यूरियम के साथ 2 ऑक्सीजन। अब मैंने वैसे भी कहा था ज्यादातर जब गणनाएं करेंगे तो हम भैया पोलोनियम को छोड़ देंगे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके गुण तो अलग ही क्रम में चलते हैं। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इस चीज को क्या है कि ऑक्सीकारक गुण लिखना है अगर आपको, अपचायक गुण लिखना है तो अपचायक की क्षमता दो प्रकार की होती थी। कौन से 2 प्रकार की अपचायक की क्षमता होती थी? पहली अपचायक की क्षमता होती थी पदार्थ हाइड्रोजन को जितनी जल्दी से अलग कर देगा वो अच्छा अपचायक, और दूसरा होता था कि पदार्थ जितनी जल्दी ऑक्सीजन को खींच लेगा वो अच्छा अपचायक। अच्छा ध्यान से देखना इन सभी पदार्थों को, क्योंकि सल्फर का आकार देखा जाए सेलेनियम और टेल्यूरियम दोनों से छोटा है। अच्छा सोचो सल्फर का अगर आकार सबसे छोटा होगा तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? मजबूत, और मजबूत बॉन्ड बनाएगा तो दूसरे ऑक्सीजन को क्या करेगा? जल्दी से खींच लेगा, कहेगा कि हमारे पास भैया बहुत मजबूत बॉन्ड है, चले आओ सीधे। तो भैया ये सल्फर जो है वो ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है,
क्योंकि आकार है छोटा, बॉन्ड बनाता है स्ट्रॉन्ग। तो क्योंकि ये ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन को खींच सकता है, इसकी अपचायक क्षमता सबसे कैसी है, ज्यादा। भैया हाइड्रोजन में चलती थी अपचायक क्षमता त्यागने पर, और ऑक्सीजन के थ्रू अपचायक क्षमता चलती है ऑक्सीजन को ग्रहण करने पर। अच्छा, अगर मैं इन दो की कंपेयर करता हूं, क्योंकि टेल्यूरियम का आकार तो इस हिसाब में तो सबसे बड़ा है, और क्योंकि टेल्यूरियम का आकार बड़ा है तो ये बॉन्ड कैसा बनाएगा, कमजोर। अब कमजोर बॉन्ड बनाने का मतलब है क्या ऑक्सीजन ज्यादा इसके पास रह पाएगा? भैया ऑक्सीजन आया भी तो बॉन्ड कमजोर है, टूट कर निकल जाएगा इससे। तो इसकी अपचायक क्षमता तो सबसे कम हो जाएगी। लेकिन डाई ऑक्साइड का ही नहीं, ट्राई ऑक्साइड का भी ध्यान रखो। चले लाओ देखो, अगर EO3 टाइप के कंपाउंड बनाएगा तो मैं लिख, देखो S के साथ बनाएगा तो SO3, अगर S के साथ बनाएगा तो SO2। वैसे इसमें से टेल्यूरियम का कंपाउंड का नहीं पूछता है, कहता है SO2 और SO3 दोनों में से ही किसकी अपचायक क्षमता ज्यादा है। तो ध्यान से देखो इसको, एक अभिक्रिया हम तुमको लिख के दिखाते हैं। अगर SO2 की अभिक्रिया करवाई जाए O2 से तो बना लेता है SO3, अभिक्रिया बैलेंस नहीं, उसका ध्यान ना देना। लेकिन अगर SO3 की अभिक्रिया O से कराई जाए तो यह अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखो इस जगह पर यह सिद्ध क्या होता है, SO2 तो ऑक्सीजन को खींच सकता है, अर्थात यह तो अपचायक गुण दिखा सकता है, लेकिन SO3 ऑक्सीजन को खींच नहीं सकता, क्योंकि SO2 के पास ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता है, यह तो अपचायक है, लेकिन यह अपचायक का गुण नहीं दिखा पा रहा है। तो ऑक्सीजन पे के प्रति अगर व्यवहार चलेगा तो ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता देखी जाएगी। अगले नंबर पर बेटा इसी पर अगर चलते हैं तो एक और बात याद रखोगे, सोलह वर्ग के तत्वों के सभी ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो वर्ग 16 के तत्वों का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, अम्लीय। अब देखो ये बात जरूर है, अगर कोई बच्चा हमसे कहेगा सर जी हमको कम से कम एक दो तो एग्जाम्पल दिखा दो जिससे हम इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्साइड जो अम्लीय है, अरे भैया सबसे ज्यादा कंपाउंड इनमें से SO2 देखा है। वर्ग 16 के तत्वों का ऑक्साइड अम्लीय इसलिए इसको काहे पर घोल दो, जल में। भाई किसी पदार्थ का नेचर ज्ञात करना होता था, आप इसको काहे में घोलते थे, जल में। और जैसे ही जल में घोलोगे तो दोनों पदार्थ आपस में मिलकर बनाएंगे H2SO3। क्या कोई बच्चा जानता है इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। अच्छा इस जगह तो देखो ध्यान देना थोड़ा सा बेटा, जल का इस दुनिया में अपना कोई नेचर नहीं है। जल का अगर कभी नेचर भी पूछा गया तो तुमने ये बताया होगा जल रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय। मतलब जल का इस दुनिया में अपना कोई भी नेचर है ही नहीं। जल अपना नेचर नहीं रखता है, जल केवल उसका नेचर दिखाता है जो पदार्थ उसमें मिला दिया जाए। अच्छा जल में इस बार किसको मिलाया गया है, SO2 को। तो ये जो अम्ल बनकर तैयार हो रहा है ये अम्लीय नेचर किसका है, जल का तो हो नहीं सकता, किसका है, SO2 का। जब भी कोई बच्चा इस बात को समझने से रह जाता है कि सर जी हमको ये बात समझ में ना आए कि जल अपना नेचर नहीं दूसरे का नेचर दिखाता है, हो सकता है जल अपने नेचर दिखा रहा हो अम्लीय, तो भैया इस बात को मैं फिर एक एग्जाम्पल उसको बताता हूं। आप इसको ऐसे पहचान सकते हो, आपके पास जल के दो नमूने ले लेने हैं अलग अलग गिलास में। पहले गिलास में आपको नमक को घोल लेना है और दूसरे वाले गिलास पर आपको चीनी घोल लेनी है। जब दोनों घुल जाए तो आप क्या करना, उसको पी करके देखना। जैसे ही आप पी कर देखोगे पहले गिलास जिसमें नमक को घोला गया होगा उसमें बेटा जल का नहीं बल्कि किसका नेचर दिखाई देगा, नमक का। और दूसरे गिलास का जब पानी को पीकर देखोगे तो वो किसके नेचर को दिखाएगा, चीनी के नेचर को। तो इसका मतलब जल का अपना कोई नेचर नहीं था, वो तो दूसरे के नेचर को क्या करता है, व्यक्त। यहां भी सेम कैटेगरी है, जल का कोई नेचर नहीं है, वो SO2 का नेचर बता रहा है कि इसकी नेचर कैसा है, अम्लीय। तो वर्ग 16 के तत्वों के जितने ऑक्साइड होते हैं
सारे के सारे ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? अम्लीय। एक और बात अगर याद रखना चाहते हो तो इस बात को भी याद रख लो। कौन सी बात को याद रख लो? चलो यहां लिखे देते हैं। EO2 की अपेक्षा EO3 की अम्लीय प्रकृति अधिक होती है। अम्लीय प्रकृति अधिक। इस बात को जरूर तैयार कर लें, अगर आपसे बन जाए इस बात को तैयार करें। देखो क्या, EO2 का मतलब है जैसे SO2, EO3 का मतलब है जैसे SO3। अगर इन दोनों में अम्लीय नेचर की प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए आ जाए तो अब आप इस बात को बताइए। जैसे मैं कंपेयर भी लिखे देता हूं यहां, EO2 का मतलब है SO2 जैसा पदार्थ और EO3 का मतलब है SO3 जैसा पदार्थ। अगर इन दोनों का अम्लीय नेचर पूछे किसका अधिक है, तो भैया इनमें से जिसमें ऑक्सीजन के एटम की संख्या ज्यादा हो जाएगी उसका अम्लीय नेचर भी कैसा रहेगा? ज्यादा। जिस पदार्थ में भी अम्लीय संख्या मात्रा ज्यादा रहनी है भैया उस अधातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी अम्लीय नेचर भी उतना ही कैसा हो जाएगा? ज्यादा। सुनो एक और बात, हालांकि ऐसा संभव नहीं कि सुन लो। S के साथ 2 ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है तो अम्लीय नेचर कम, 3 है तो अम्लीय नेचर ज्यादा होता नहीं है, लेकिन अगर 4 होता तो अम्लीय नेचर और भी ज्यादा होता और 5 होता तो अम्लीय नेचर और भी ज्यादा। जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम की संख्या बढ़ती है तुलनात्मक रूप में और अम्लीय क्षमता भी लगातार क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, एक और गुण पढ़ते हैं। देखो कहता है हैलोजन तत्वों से क्रिया। कहता है अगर हमारे ऑक्सीजन परिवार के जो एलिमेंट हैं अगर ये हैलोजन के तत्वों से अभिक्रिया करेंगे तो कौन कौन से यौगिक बनाएंगे? तो भैया देखो इस जगह थोड़ा सा याद रखना, इन क्रियाओं में से हम ई की जगह पर किसको लेने वाले हैं? सल्फर को, सेलेनियम को, टेल्यूरियम को और पोलोनियम को। एक छूट गया, ऑक्सीजन को लेने वाले हैं। पोलोनियम और अच्छा बना लिया जाए। और बेटा X का मतलब होता है हैलोजन एलिमेंट और हैलोजन की जगह पर लेने वाले F को, Cl को, Br को और I को। तो अगर हम कभी भी ऑक्सीजन फैमिली के तत्वों की अभिक्रिया हैलोजन फैमिली के तत्वों से करवाते हैं तो बेटा 3 प्रकार के प्रमुख यौगिक बनते हैं। पहले कौन से यौगिक बनते हैं? EX2, दूसरे बनकर तैयार होते हैं EX4 और तीसरे प्रकार के यौगिक बनकर तैयार होते हैं EX6। अब कहोगे सर जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो 1-2 यौगिक लिखते हैं, देखो समझ में आएगा। E की जगह पर इस परिवार से एक तत्व उठा लेना है, सल्फर ले लिया। X में से इस परिवार से एक एलिमेंट लिख लेना है, फ्लोरीन लिख लेना है, पहला पदार्थ बन गया SF2, सल्फर डाई फ्लोराइड। EX4 क्या कहलाएंगे? E कहेगा तो E के परिवार से एक तत्व, X कहेगा तो X के परिवार से एक तत्व, सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। एक और बना लेते हैं, E का मतलब E के परिवार से तत्व, चलो सेलेनियम ले लेते हैं, बार बार सल्फर ले रहे हैं, सेलेनियम ले लिया। X6 का मतलब X वाले एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट ले, किसको ले? क्लोरीन ले लेते हैं, Cl6। सेलेनियम हेक्सा क्लोराइड, सेलेनियम 6 को बोलते हैं हेक्सा और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो इतने प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं और इन यौगिकों के भी गुणों को पढ़ते हैं। काम करो बेटा, इसको जल्दी से नोट करो और ये वाली बात बिल्कुल मत भूलना, ये फिर लिखा रहेगा अभी एक बार, जल्दी से नोट करो इसको। अगर कहता है सल्फर परिवार ऑक्सीजन परिवार के तत्व या वर्ग 16 के तत्व अगर हैलोजन तत्वों से अभिक्रिया करें, देखो हैलोजन तत्वों में से FCl और Bri को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? X से। तो पहले पदार्थ के यौगिक, पहले प्रकार के यौगिक तो EX6 बनते हैं। और ये भी ध्यान रखना, अगर पदार्थ EX6 टाइप का बनता है तो उसमें केवल फ्लोरीन द्वारा बनाए गए यौगिक स्थायी होते हैं, ना तो क्लोरीन द्वारा बनाए गए यौगिक स्थायी है, ना तो ब्रोमीन द्वारा या ना तो आयोडीन द्वारा।
केवल फ्लोरीन के द्वारा बनाए गए यौगिक स्थायी होते हैं और वो भी कौन से रूप में पाए जाते हैं? गैसीय रूप में। आगे और लिखा है, कहता है इनकी संरचना कैसी होती है? अगर EF6 के कंपाउंड को बनाओगे तो इनकी संरचना कैसी होगी? तो बोलता है संरचना होगी कैसी? अष्टफलकी। जैसे मैं अष्टफलकी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सूत्र लिख लेता हूं, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। संरचना बनाने का तरीका देख लेना बेटा। देखो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन है, सल्फर को लिख लो। 6 फ्लोरीन है, देखो कैसे लिखो, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये हो गया चौथा फ्लोरीन। ये चारों फ्लोरीन तो हो गए बोर्ड के तल पर। एक फ्लोरीन हो गया, देखो ये चारों फ्लोरीन तो ऐसे हो गए पेज पर, और एक फ्लोरीन हो गया पेज से ऊपर और एक फ्लोरीन हो गया पेज से नीचे। तो ये फ्लोरीन चला गया पेज से ऊपर और ये वाला फ्लोरीन चला आया पेज से नीचे। अब देखो इसको अष्टफलकी क्यों कहते हैं, अगर समझ पाओगे तो। ये है आपकी बुक, इसमें से फ्लोरीन के ये जो 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये तो बेटा सल्फर होगा बीच में, पहला फ्लोरीन का बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 फ्लोरीन के बॉन्ड तो इस किताब की सरफेस पर होंगे। एक बॉन्ड कहां होगा? ऊपर की ओर किताब से, और एक बॉन्ड होगा किताब से। अच्छा देखो किताब से अगर बॉन्ड ऊपर की ओर हुआ, इसमें 4 फलक बन के तैयार होती हैं। देखना ऊपर से बन के तैयार होगा, अगर ये ऊपर की ओर ये है फल बॉन्ड, तो पहली फलक ये, दूसरी फलक, तीसरी फलक और चौथी फलक। भाई ये फलकें अगर चोटी पर मिलेंगी, देखो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 फलकें तो ऊपर वाले बॉन्ड पर हो गई। और बेटा ध्यान दो, एक बॉन्ड तो नीचे की ओर भी था, 4 फलक कहां की ओर हो गई? नीचे की ओर। तो टोटल कितने फेस हो गए? 8। और क्योंकि टोटल 8 फेस हो गए भैया, इस संरचना का नाम भी क्या था? अष्टफलकी। तो ध्यान रखना 4 फलक हो जाएंगी ऊपर वाले F की तरफ, ऐसे देखो इस प्रकार से 2 फलक फिर 2 फलक, और ऐसे ही 4 फलक हो जाएंगी नीचे की ओर, 8 फलकें बन जाएंगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कहता है क्या EX4 टाइप का कोई एग्जाम्पल है? अरे बिल्कुल है, इसके उदाहरण है SF4, SF4, SEF4 और TEF4। जिसमें से SF4 जो होता है वो गैस है, हालांकि ये बात भूल भी जाते हो चलेगा। SEF4 लिक्विड है और TEF4 सॉलिड है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर जी, हमको क्या याद रखना चाहिए था? बेटा संकरण कौन सा है? तो पूछेगा EX टाइप के यौगिकों में संकरण पाया जाता है sp3d, और पूछता है sp3d संकरण तो पाया जाता है, लेकिन इसकी संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का मतलब जानते हो? देखो कैसा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का अर्थ कुछ इस प्रकार से बेटा, देखो चाहे तो इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बोल दो, और चाहे इसकी आकृति को एक और नाम देते हैं, मैं यहां लिखे देता हूं। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत खुश हो गए हो, कहोगे शीशा, अच्छा इसको तो देख कर आए सुबह, ये वो शीशा नहीं है। देखो तुम लोग स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह पर गए होगे, क्या तुमने कभी ऐसा झूला देखा है? देखा है? इस झूले को कहते हैं शीशा। ये ऊपर नीचे हुआ करता था, ऐसा ही लगभग अगर स्ट्रक्चर देखा जाए होता है बेटा EX4 टाइप के कंपाउंड का। देखो मैं बना करके दिखाता हूं, जैसे मैं बना रहा हूं SF4 को, S यहां है, एक F ऊपर, एक F नीचे, एक F यहां, एक F यहां। अब कहोगे सर जी ये तो शीशा कैसे बन गया? बेटा अगर इसी स्ट्रक्चर को देखो, ऐसा मोड़ दो तो नहीं इसी आकार का हो जाएगा। और यहां पर बेटा होता है सल्फर का एक लोन पेयर। स्ट्रक्चर को ध्यान रखना भैया। अच्छा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी क्यों कहते थे? देखो ये बॉन्ड हो गए त्रिभुज पर, त्रिकोणिमिति, त्रिकोणी, और एक बॉन्ड हो गया त्रिभुज से ऊपर की ओर, और एक बॉन्ड हो गया त्रिभुज से। तो सोचो त्रिभुज तो बना था पेज पर, और जब त्रिभुज बन गया पेज पर, एक बॉन्ड हो गया पेज से ऊपर, एक बॉन्ड हो गया पेज से नीचे, तो त्रिकोणी कह दिया त्रिभुज के कारण। और द्विपिरामिडी क्यों कहा? क्योंकि एक चोटी ऊपर है
और एक चोटी कहाँ है, नीचे। तो एक पिरामिड बना ऊपर की ओर और एक पिरामिड बना नीचे की ओर, तो इसको द्विपिरामिडी भी इसीलिए कह देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, लास्ट नंबर है EX2 के कंपाउंड। इनके एग्जाम्पल है EF2, EBr2, EI2। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इनका संकरण निकाल पाना। संकरण होता है sp3 और संरचना होती है चतुष्फल की। इनमें से किसी एक की संरचना बना देते हैं। जैसे हम संरचना बना देते हैं SF2 की, देखो कैसे बनेगा। S बीच में, एक F यहां और बेटा एक F यहां। अब देखो इसको चतुष्फल की कहा था, इसलिए देखो एक बॉन्ड रहेगा इसका, एक लोन पेयर रहेगा ऊपर की ओर और बेटा एक लोन पेयर रहेगा कहां की ओर, नीचे की ओर। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे। इंपॉर्टेंट रोल भी स्ट्रक्चर ही प्ले करता है। आपको मुख्य चीजें दो ध्यान रखनी है, संकरण का प्रकार क्या था, दूसरा स्ट्रक्चर का प्रकार क्या था, संरचना क्या थी। तो इनको नोट कर लेते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे।